हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम है इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म दैट योर ऑडियो वीडियो इज ओके विद यू। तो कंफर्म कर दीजिए। यस कर दीजिए कंफर्म क्विकली। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं आज के सेशन के लिए। आज का जो हमारा ये सेशन है ये है CIB के BRL पेपर के ऊपर, बैंकिंग रेगुलेटरी एंड बिजनेस लॉ के ऊपर। मॉड्यूल E के चैप्टर 1 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बैंकिंग इन इंडिया इज मेनली गवर्न्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि बैंकिंग को रेगुलेट करने वाले, गवर्न करने वाले मेन एक्ट कौन कौन से हैं, तो जो बैंकिंग एक्टिविटी है उसको गवर्न करने वाले हमारे पास दो एक्ट्स हैं। एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और सेकंड है RBI एक्ट 1934। सो ये दो एक्ट बैंकिंग की जो एक्टिविटीज हैं उनको गवर्न करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। हालांकि कुछ और एक्ट भी हैं जो बैंकिंग को इफेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम मेन दो एक्ट्स को लेना चाहें तो ये दो मेन एक्ट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बैंकिंग को, जिसको रेगुलेट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया they exercise control over banks right from opening of banks to their winding up by virtue of powers conferred under these statutes। तो ये जो दो एक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये दो एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स देते हैं और उसके बेसिस के ऊपर ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं बैंकों के ऊपर। तो कब से? बैंक खुलने से बैंक के बंद होने तक। क्योंकि अगर बैंक को ओपन करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को से परमिशन लेनी पड़ेगी सेक्शन 22 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक। इवन अगर ब्रांच ओपन करनी है तो सेक्शन 23 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंसेंट चाहिए। यानी चाहे बैंक ओपन करना हो या ब्रांच ओपन करना हो तो उस केस में RBI का इंटरवेंशन जरूरी है। इसी प्रकार से अगर बैंक को वाइंड अप करना है तो वाइंड अप करने के लिए भी एक लीगल प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। तो पहली बात हो गई कि ये दो एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बैंक्स के लिए। और सेकेंडली, बैंकों के ऊपर रेगुलेशन कौन करता है, कंट्रोल कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The applicability of provisions of these acts to a bank depends upon its constitution. So that is whether it is a statutory corporation, a banking company और a cooperative society। तो ये जो एक्ट्स हैं, इन दो एक्ट्स की जो एप्लीकेशन है सो हर बैंक के लिए इट मे बी टू सम एक्सटेंट डिपेंड करेगी कि उस बैंक का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो किसी भी बैंक का कॉन्स्टिट्यूशन, इट कुड बी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो जैसे SBI है वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की फॉर्म में है। अगर हम प्राइवेट बैंक्स को लेते हैं तो प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो बैंकिंग कंपनी की फॉर्म में है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो ये एक डिफरेंट एक्ट में बनी होती हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है। सो जो एप्लीकेशन है बैंकों के ऊपर इन एक्ट्स का, वो टू सम एक्सटेंट डिफरेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्स्टिट्यूशन।
बिजनेस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का बिजनेस क्या क्या है। सो इस बेसिक जानकारी के बाद अब हम इस पार्ट को टेकअप करते हैं कि बैंकिंग का बिजनेस क्या है। बैंकिंग का बिजनेस डिफाइन कहाँ पे किया हुआ है, तो बैंकिंग का बिजनेस डिफाइन किया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 5B के मुताबिक। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हम बैंकिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। सो बैंकिंग मीन्स accepting for the purpose of lending and investment of deposits of money from public. These deposits are repayable on demand or otherwise, and these can be withdrawn by way of check, by way of draft, by way of order or otherwise. So section 5B इस छोटी सी डेफिनेशन में कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पहली बात, बैंकिंग क्या है। सो बैंकिंग मीन्स नंबर 1 एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। और ये डिपॉजिट हम किससे एक्सेप्ट करते हैं। सो दीज डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक। These deposits must be in money only. So ये मनी का डिपॉजिट्स है, आर्टिकल्स का, गुड्स का डिपॉजिट नहीं है। एंड देन these deposits they are repayable on demand और अदरवाइज। तो अदरवाइज इट कुड बी ऑन मेच्योरिटी। तो अगर डिमांड डिपॉजिट्स हैं तो ऑन डिमांड पेबल हैं, तो अगर टर्म डिपॉजिट्स हैं तो दे आर पेबल ऑन मेच्योरिटी। एंड देन वन मोर एस्पेक्ट, इनको विड्रॉ कैसे किया जा सकता है। सो दिस कैन बी विड्रॉन बाय यूजिंग ए चेक, बाय यूजिंग डिमांड ड्राफ्ट और अदरवाइज। अब ये जो हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, इन डिपॉजिट्स को हम यूज कैसे करेंगे। इन डिपॉजिट्स को हम यूज करेंगे दो तरह से। सो इधर इट कुड बी बाय वे ऑफ गिविंग लोन्स, जिसको हम लेंडिंग कहते हैं, एंड सेकंड बाय वे ऑफ इन्वेस्टिंग। सो हम इन्वेस्ट करते हैं इन सिक्योरिटीज। हम इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, हम इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। तो ये है बैंकिंग। सो बैंकिंग में जो मेन एक्टिविटीज हैं हमारे पास 3 आ गई। वी एक्सेप्ट डिपॉजिट, और वो डिपॉजिट हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 2, तो वी इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ लोन्स। एंड सेकेंडली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज में, गोल्ड में और फॉरेन एक्सचेंज में। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन बी। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये लॉ का पेपर है। सो लॉ के पेपर में हमें डीप जाना होगा, एंड दैट इज द रीजन कि इसको डेप्थ में आपको बताया गया है। सो आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर सो फार। यहाँ तक हर चीज़ अच्छे से क्लियर है, और अगर ऐसा है तो क्विकली कंफर्म कर देंगे NQ टाइप करके, नो क्वेश्चन। सो लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे NQ, नो क्वेश्चन, लाइव क्लास के। तो अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन के स्टूडेंट हैं, अगर आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे होंगे तो फिर ये कंफर्मेशन की ज़रूरत आपको नहीं है। तो दिस कंफर्मेशन इज फॉर लाइव क्लास स्टूडेंट्स जिनको इंटरेक्ट करने का फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। In terms of this definition, banks can accept deposits of money only and not anything else. तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हम एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट्स केवल मनी के होंगे।
तो ये कमोडिटीज के, गुड्स के डिपॉजिट्स नहीं होंगे, आर्टिकल्स के डिपॉजिट्स नहीं होंगे, ये मनी के डिपॉजिट्स होंगे। सो नॉट एनीथिंग एल्स। ए बैंकर कैन रिफ्यूज टू ओपन अकाउंट ऑफ अनडिजायरेबल पर्संस। तो ये जो मनी हम एक्सेप्ट करेंगे मनी के अंदर, तो बैंक अगर चाहे, बैंक को अगर लगता हो कि कस्टमर डिजायरेबल पर्सन नहीं है, तो बैंक कैन रिफ्यूज ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ दैट पर्सन। तो अगर बैंक को लगता है कि ये आदमी फ्रॉडस्टर है, ये फ्रॉड कमिटमेंट करता है, या ये पर्सन विलफुल डिफॉल्ट है किसी दूसरे बैंक के लोन पे करने में, तो अगर बैंक चाहे, या ये बैंक केवाईसी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, तो ये सारे के सारे अकाउंट ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अनडिजायरेबल पर्संस बन जाएंगे। तो बैंक एट इट्स डिस्क्रिशन कैन रिफ्यूज ओपनिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ सच पर्संस। इस प्रकार के लोगों का अकाउंट ओपन करने से बैंक रिफ्यूज कर सकता है। ओपनिंग ऑफ अकाउंट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस लाइक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड कंप्लायंस ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। तो जब भी बैंक अकाउंट ओपन किए जाएंगे तो इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। जो बैंकों का केवाईसी पॉलिसी है उसमें 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और उन 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट में एक इंपॉर्टेंट है एलिमेंट कि हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लेंगे। सो बैंक का जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है कस्टमर के अकाउंट खोलने के लिए, वो कैसा है। सो ओपनिंग ऑफ अकाउंट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस लाइक नंबर 1 प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। हम उसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लेंगे, और इसके लिए हम इंसिस्ट करते हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट हमें मिलना चाहिए। और इसी तरह से केवाईसी का कंप्लायंस, सो केवाईसी का कंप्लायंस भी हमें करना पड़ेगा। सो केवाई कंप्लायंस में हम नॉट ओनली ओवीडी आइडेंटिफिकेशन नहीं लेंगे, हम प्रूफ ऑफ एड्रेस भी लेंगे। और इसके अलावा हम उस अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग भी करेंगे। दैट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ केवाईसी, सो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। और हम रिस्क मैनेजमेंट भी करेंगे, बिकॉज different type of risk customers, they are exposing the bank to different type of risk. For example, अगर वो NRI कस्टमर्स हैं तो बैंक को रिस्क डिफरेंट है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो बैंक को रिस्क डिफरेंट है, अगर वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स हैं तो बैंक को रिस्क डिफरेंट है। तो बैंक रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी प्रिकॉशंस लेंगे। KYC guidelines issued by RBI require the banks to follow number 1 a certain customer identification procedure for opening accounts for protecting banks from fraud etc. तो जो KYC की गाइडलाइंस हैं उसके जो 4 एलिमेंट्स हैं उनमें एक एलिमेंट है दैट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, एक प्रॉपर प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा, तो जिससे जो फ्रॉड कर जाते हैं कस्टमर, उनके अगेंस्ट हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सो KYC guidelines, they insist that banks have to follow proper customer identification procedure while opening the accounts. And secondly, to monitor transactions of suspicious nature. तो जो सस्पिशियस नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, यानी संदिग्ध लेन देन जो हमें लगता है, तो इनका हमें रिपोर्टिंग करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, हमारे पास रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है? सो रिपोर्टिंग अथॉरिटी हमारे पास है
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इन शॉर्ट हम जिसको कहते हैं FIU। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन हमें लगता है कि वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हैं, संदिग्ध हैं लेन देन वो, तो उसको हमें रिपोर्ट करना होगा टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ताकि वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स को ले सके एंड मेजर्स ले सके फॉर कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ KYC। तो अब जो कुछ भी हमने किया उसके बेसिस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले स्माइलिंग आइकन पोस्ट कर दीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आई एम श्योर यहां तक हर चीज को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे। तो जो कुछ भी अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया, तो अब हम देखेंगे उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। व्हाट आर टू एसेंशियल फंक्शंस ऑफ ए बैंक अकॉर्डिंग टू definition provided in section 5B of Banking Regulation Act। सो बैंकिंग की जो डेफिनेशन है 5B के अंतर्गत, उसके मुताबिक दो असेंशियल फंक्शन बैंकों के क्या क्या हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें बेस्ट आंसर कौन सा बनता है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं और कहां से फ्रेम होते हैं। So what are two essential functions? So acceptance of deposit and withdrawal of deposit, acceptance of deposit and investment of deposits, acceptance of check and drafts, acceptance of public money for any purpose। तो इनमें essential function कौन से लगते हैं आपको। तो essential function है हमारे पास accepting the deposits एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सच डिपॉजिट्स। तो इन्वेस्टमेंट या तो हम करेंगे लोन्स में या हम करेंगे सिक्योरिटीज के अंदर। तो आंसर बी इज द आंसर। कैन ए बैंक रिफ्यूज टू ओपन अकाउंट ऑफ अनडिजायरेबल पर्सन? क्या बैंक अनडिजायरेबल पर्सन का अकाउंट ओपन करने से मना कर सकता है? यस, बट ओनली फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नो, इट इज मैंडेटरी फॉर ए बैंक टू ओपन अकाउंट ऑफ एनीवन हु ऑफर्स मनी। Yes, but only for statutory corporations. Yes, but only if a banker is a foreign banker। तो क्या बैंक अनडिसेबल पर्सन के अकाउंट ओपन करने से मना कर सकता है? तो इनमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है? तो इनमें से हमारा कोई भी आंसर करेक्ट नहीं बनता है। तो आंसर यस अपने आप में करेक्ट है, लेकिन यस के लिए अगर हम ओनली वर्ड को यूज करते हैं, सो केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं करेंगी, केवल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं करेंगे, केवल फॉरेन बैंक ऐसा नहीं करेंगे, तो ये सभी बैंक कर सकते हैं। इसीलिए हमारा इसमें जो आंसर बनेगा वो आंसर एक गलत आंसर हो जाएगा, वो अपने आप में सही नहीं होगा। तो आंसर हमारा बनेगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैं बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दे कैन डू इट। फॉरेन बैंक्स हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म में बैंक ओपन किए गए हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम इस इंफॉर्मेशन को देख लेंगे। फ्रेंड्स, आप अपना प्रेपरेशन कैसे कर रहे हैं? तो अगर आप अपना प्रेपरेशन वीडियो लेसन से कर रहे हैं तो वीडियो लेसन से जो कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए। सो वीडियो लेसन आप यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए
आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एंड दैट इज केस स्टडीज। तो आप वीडियो लेसन के थ्रू जब कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके केस स्टडीज करते हैं तो फिर उस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल एकदम क्लैरिटी आ जाती है, और वो क्लैरिटी हमें हेल्प करती है इन द एग्जाम। इसीलिए जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेसन्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी हैं। तो केस स्टडीज को अगर CIB के स्टूडेंट्स नहीं कर पाते तो टेक इट, तो वो जो मिनिमम मार्क्स उनको स्कोर करने हैं तो वो टास्क उनका काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक केस स्टडीज़ शुरू नहीं किए हैं तो यू मस्ट स्टार्ट केस स्टडीज़, और बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको मिल जाती हैं हमारी ऐप के अंदर। तो हमारी ऐप को यूज़ करें, उसमें केस स्टडीज़ आपको मिल जाएंगी और आप कॉन्सेप्ट की बेटर क्लैरिटी के साथ पेपर में अपीयर हों। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ KYC? KYC का मीनिंग क्या है? नो योर चेक, नो योर कस्टमर, कीप योर क्रेडिट, कीप योर चेक। तो बहुत आसान सा आंसर है। तो नो योर कस्टमर इज फुल फॉर्म ऑफ KYC। व्हाट आर कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर ओपनिंग अकाउंट विद ए बैंकर? बैंक के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए किन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही बनता है। सॉरी फ्रेंड्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड कंप्लायंस ऑफ KYC। विच 2 एक्ट्स गवर्न बैंकिंग इन इंडिया? इंडिया के अंदर दो कौन से एक्ट हैं जो बैंकिंग को गवर्न करते हैं? सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1949, यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, RBI एक्ट 1934, या कंपनीज एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, या कंपनीज एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो यहाँ कंपनीज एक्ट 1956 है, यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 है। तो कौन से वो दो एक्ट हैं जो बैंकिंग को गवर्न करते हैं इंडिया के अंदर? तो ये दो एक्ट हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर बैंक्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर बैंकों के ऊपर कंट्रोल कौन एक्सरसाइज करता है? रिजर्व बैंक एंड गवर्नमेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो बैंकों के ऊपर कौन कंट्रोल एक्सरसाइज करता है? सो दिस कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, सो गवर्नमेंट हियर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को अवेलेबल हैं, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे टू दैट एक्सटेंट क्वेश्चन में कमी है, तो इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी होना चाहिए था। तो हमारा आंसर बन जाएगा ए। डू ऑल रेगुलेटरी प्रोविजंस अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल बैंक्स इन इंडिया? तो जो भी रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस हैं, क्या सभी बैंकों के ऊपर वो एक तरह से ही अप्लाई होती हैं, यूनिफॉर्मली अप्लाई होती हैं टू ऑल बैंक्स इन इंडिया? यस, ऑल रेगुलेटरी प्रोविजंस आर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल बैंक्स। नो, applicability of regulatory provisions depends upon constitution of bank. Only banking companies are exempt from regulatory provisions. Only cooperative societies are exempt from regulatory provisions. तो क्या आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? Do all regulatory provisions apply uniformly to all banks?
सो यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होते, वो डिपेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बैंक। सो बैंक स्टैट्यूटरी कंपनी है, कॉरपोरेशन है, या वो बैंकिंग कंपनी है, या वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सो आंसर विल बी बी। व्हाट इज पर्पस ऑफ केवाईसी गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई? आरबीआई की केवाईसी गाइडलाइंस का पर्पस क्या है? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। So read all options carefully and then try to answer. So आंसर हमारा बनेगा to ensure that banks are protected from frauds and money laundering. So बैंकों को बचाया जा सके फ्रॉड से और मनी लॉन्ड्रिंग से। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है केवाईसी गाइडलाइंस का। चलिए फ्रेंड्स, ये रहे हमारे क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे डिपॉजिट्स की। विड्रॉलेबल डिपॉजिट्स या विड्रॉलेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट्स। So under section 49A of Banking Regulation Act, no person other than a banking company, Reserve Bank of India या State Bank of India or any other banking institution, firm or other person notified by central government in this behalf is authorized to accept deposits withdrawable by check. This is very very important. लीगल का ये पेपर है तो सेक्शंस के नंबर भी याद रखना इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। केवल एक्ट का नाम और एक्ट का ईयर काफी नहीं है। सो एक्ट का जो सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, उनके नंबर याद रखना भी हमें स्कोर बेटर दे सकता है। इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन अगर बैंकिंग कंपनी नहीं है, या रिजर्व बैंक नहीं है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, या कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करती है, उनको छोड़ करके डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते वो डिपॉजिट्स विच आर विड्रॉलेबल बाय चेक। तो अगर डिपॉजिट्स विड्रॉलेबल बाय चेक हैं, अगर डिपॉजिट्स को चेक के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है, तो उस प्रकार के डिपॉजिट्स कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो या तो कोई बैंकिंग कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। तो हमने यहाँ पे 2-3 तरह के बैंकों के नाम याद रखे थे, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के तौर के ऊपर, बैंकिंग कंपनीज के तौर के ऊपर, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर के ऊपर, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिपॉजिटों को एक्सेप्ट कर सकता है, या स्टेट बैंक ऑफ एक्सेप्ट कर सकता है वो डिपॉजिट्स जो विड्रॉलेबल बाय चेक हैं। तो अगर नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं तो वो डिपॉजिट विड्रॉलेबल बाय चेक नहीं है। तो यानी नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज चेक बुक प्रिंट नहीं कर सकती। सो चेक बुक का जो प्रिंट है वो बैंक्स कर सकते हैं, रिजर्व बैंक कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है, या कोई भी वो पर्सन कर सकता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी हो। और ये रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है? ये है सेक्शन 49A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का रिक्वायरमेंट। Nothing contained in this section shall apply to any saving bank scheme run by the government. तो ये जो सेक्शन 49A इसका जो एप्लीकेशन है, तो अगर कोई गवर्नमेंट की सेविंग बैंक स्कीम है तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक स्कीम हो या कुछ ऐसी स्कीमें हो गवर्नमेंट की, तो उनके ऊपर ये पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सो नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी सेविंग बैंक स्कीम विच इज रन बाय द गवर्नमेंट। चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम डिस्कशन इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो अभी इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। सो वाइंड अप करने से पहले इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस सेशन के क्वेश्चन को आप टाइप कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं जो आज के इस लेसन से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं।
या हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है। सो हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं। तो हम आपके मैसेज को पढ़ के उसको सूटेबली आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।